हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशा बंसल गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर से। आज हम बात करते हैं बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वित्त प्रश्न पत्र द्वितीय। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे स्वतंत्र व्यापार एवं संरक्षण। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था स्वतंत्र व्यापार का अर्थ क्या है, स्वतंत्र व्यापार की क्या विशेषताएं हैं, स्वतंत्र व्यापार के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं और स्वतंत्र व्यापार के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं। तो स्वतंत्र व्यापार के बारे में हम पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम बात करते हैं संरक्षण के बारे में। तो इस वीडियो से स्टार्ट करते हैं। संरक्षण, इस वीडियो में हम कवर करेंगे संरक्षण नीति क्या होती है, संरक्षण नीति का अर्थ क्या है, संरक्षण नीति के पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, संरक्षण नीति के विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ अपनाई जाती है, सामान्यतः कौन सी विधियाँ होती है। इसमें देखते हैं हम आगे संरक्षण से क्या आशय है, संरक्षण क्या होता है। देखिए, स्वतंत्र व्यापार की बात करते हैं। स्वतंत्र व्यापार में मैंने आपको बता दिया था कि ऐसा व्यापार जिसमें आयात निर्यात बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी भी देश से कभी भी कितनी भी मात्रा में आयात किया जा सकता है और निर्यात भी किया जा सकता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जब इस प्रकार से आयात निर्यात बिल्कुल स्वतंत्र हैं तो उसका इफ़ेक्ट होता है कि जो देश के उद्योग हैं उनको विदेशों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है और विदेशी प्रतिस्पर्धा में वो टिक नहीं पाते। तो इन हानियों से बचाने के लिए देश के उद्योगों को क्या दिया जाता है, संरक्षण। अब संरक्षण क्या होता है, संरक्षण एक ऐसी पॉलिसी है सरकार की जिसमें सरकार क्या करती है, अपने देश के जो भी उद्योग हैं उन्हें किसी भी प्रकार के करों में छूट दे सकती है, अनुदान दिए जा सकते हैं, लाइसेंस की अनिवार्यता में छूट दी जा सकती है और ये भी कर सकती है कि जो दूसरे विदेशी उद्योग हैं उन पे बहुत अधिक मात्रा में टैक्स लगा दे, प्रशुल्क जिसको बोलते हैं, तटकर या प्रशुल्क आरोपित कर दे। तो इस प्रकार से उन पे प्रशुल्क लगा सकती है, उन पर किसी भी प्रकार की प्रतिबंध लगा सकती है, मात्रात्मक प्रतिबंध उन पे लगाए जा सकते हैं। तो संरक्षण क्या हो गया, अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देना, उन्हें किसी भी प्रकार से अन्य उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाना। सामान्य शब्दों में एक नॉर्मल सी बात करें तो देश के उद्योगों को अन्य देशों के उद्योगों की प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए जो भी कार्य किया जाता है वो संरक्षण में सम्मिलित होता है। और संरक्षण में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है, जनरली लाइसेंस की छूट दे दी उन्हें, अपने देश के उद्योगों को कि लाइसेंस की अनिवार्यता आपकी समाप्त हो गई है, आप कभी भी उद्योग लगा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का आप लोन लेते हैं तो उस पर ब्याज कम दे दिया या ब्याज नहीं लिया सरकार ने, तो इस प्रकार से ऋणों में रियायत दे दी या किसी भी प्रकार का अनुदान दे दिया, छूट दे दी। तो ये सारी चीज़ें संरक्षण की पॉलिसियां हैं जिसके माध्यम से सरकार संरक्षण उद्योगों को दे सकती है। साथ ही विदेशी उद्योगों पर उन्होंने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, उनकी वस्तुएं आते ही देश में महंगी हो जाएगी तो वो वैसे ही प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है, या उनका कोटा निर्धारित कर दिया विदेशी वस्तुओं का कि आप इस देश में इस मात्रा से ज़्यादा वस्तुओं का आयात हम नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या कहलाती है, संरक्षण कहलाती है। एक बार बता देती हूँ मैं आपको, संरक्षण का अभिप्राय सरकार की उस नीति से है जिसमें घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके अंतर्गत विदेशों से आयातित वस्तुओं पर ऊंची दर से प्रशुल्क या तटकर लगाए जाते हैं तथा इन वस्तुओं का अभ्यंश निर्धारित कर दिया जाता है। साथ ही घरेलू उद्योगों को आर्थिक सहायता, प्रोत्साहन तथा करों में ढील दी जाती है। तो इस प्रकार से ये सारा क्या कहलाता है, संरक्षण कहलाता है। अब मैं सोचती हूँ कि आपको क्लियर होगा संरक्षण क्या होता है। आगे बात करते हैं इसमें हम संरक्षण के पक्ष में तर्क। संरक्षण की पॉलिसी क्यों अपनाई जाती है सरकार द्वारा, तो इसके फेवर में या संरक्षण की पॉलिसी के फेवर में हम क्या क्या तर्क दे सकते हैं, ये देश के उद्योगों के लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो ये देखते हैं हम इसमें। फर्स्ट जो तर्क दिया जाता है इसके फेवर में वो है शिशु उद्योग तर्क। देखिए, शिशु उद्योग तर्क से क्या तात्पर्य हुआ, शिशु उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो अभी बिल्कुल नवीन रूप से स्थापित हुए हैं, बिल्कुल नए उद्योग हैं। अब नए उद्योगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो वो नए स्थापित हुए हैं तो उनके पास लार्ज स्केल में प्रोडक्शन नहीं होता,
साथ ही उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा, लागतें बहुत ज़्यादा होती है। लागत ज़्यादा होने के कारण उन वस्तुओं द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमतें भी बहुत ज़्यादा होती है, और साथ ही उनकी क्वालिटी भी हो सकता है कि बहुत एकदम से अच्छी नहीं हो। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि जब विदेशों से किसी भी प्रकार का माल आयात किया जा रहा है तो इन शिशु उद्योगों को उस माल से कंपटीशन करना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। क्योंकि विदेशी माल, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ कि विदेशी उत्पादक बहुत लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करते हैं और उनकी लागतें भी कम होती है। तो विदेशी वस्तुएं तुलनात्मक रूप से कम कीमत में उपलब्ध हो जाती है उपभोक्ताओं को। तो शिशु उद्योगों की जो भी वस्तुएं हैं वो अधिक कीमत के कारण टिक नहीं पाती मार्केट में, उनकी मांग नहीं बन पाती और धीरे धीरे ये उद्योग पतन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो यदि इन शिशु उद्योगों को सरकार किसी भी प्रकार का संरक्षण दे दे, उनको कच्चे माल की रियायत दे दे, करों में छूट दे दे, तो इसका इफेक्ट होगा कि उनकी लागतें कम हो जाएगी, और लागतें कम होने के कारण उनकी वस्तुओं की कीमतें भी कम रहेगी, और जब कीमतें कम होगी तो आसानी से ये उद्योग विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे, उनकी प्रतिस्पर्धा में ये टिक पाएंगे। तो इस प्रकार से यदि इन उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है तो शिशु उद्योगों का देश में विकास होगा, धीरे धीरे वो उद्योग विकसित हो जाएंगे और विदेशी प्रतिस्पर्धा में ये आसानी से टिक पाएंगे। तो इस प्रकार से ये शिशु उद्योग तर्क दिया जाता है संरक्षण के लिए। अगला देखिए, संतुलित विकास तर्क। संतुलित विकास तर्क से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, मैंने आपको बता दिया था कि जनरली एक निजी पूंजीपति जब किसी भी प्रकार का उद्योग स्थापित करता है तो वो उन क्षेत्रों में स्थापित करेगा जो क्षेत्र पहले से ही बहुत डेवलप है, उनमें विकास हो चुका है। अब इसका इफेक्ट होगा कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं वो असंतुलित, उनका विकास नहीं हो पाएगा, तो देश में एक असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। और इस असंतुलन को दूर करने के लिए यदि सरकार ऐसे उद्योगों को संरक्षण दे, प्रोत्साहन दे जो पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित किए जा रहे हैं, तो उन क्षेत्रों का भी विकास होगा। तो सीधा सा है कि देश का संतुलित विकास करने के लिए सरकार ऐसी क्षेत्रों में उद्योग लगाने के लिए संरक्षण प्रदान करती है जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से उन क्षेत्रों का भी पर्याप्त मात्रा में विकास होता है और इससे ओवरऑल देश का संतुलित विकास होने लगता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार से संतुलित विकास संरक्षण के माध्यम से किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं हम आधारभूत उद्योग तर्क। आधारभूत उद्योग कौन से होते हैं? देखिए, आधारभूत उद्योग है सीमेंट उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग। तो ये उद्योग क्या कहलाते हैं? स्टील इंडस्ट्री जिसमें आ गई, ये सारे उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाते हैं। अब आधारभूत उद्योग देश की किसी भी प्रकार के उद्योग के विकास के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आधारभूत उद्योगों का विकास हो। सीमेंट इंडस्ट्री अगर डेवलप है, स्टील इंडस्ट्री, लोहा इस्पात इंडस्ट्री डेवलप है, मशीनें लोहा इस्पात इंडस्ट्री से मिलेगी। तो इस प्रकार से ये इंडस्ट्री अगर डेवलप है, विकसित है, तो इनके माध्यम से दूसरे उद्योग भी विकसित हो जाएंगे, उनका भी विकास होगा। तो आधारभूत उद्योगों को यदि सरकार संरक्षण प्रदान करती है तो सीधा सा है कि देश के अन्य उद्योगों का भी विकास होगा। तो इस प्रकार से आधारभूत उद्योगों का विकास करने के लिए सरकार इन उद्योगों को करों में छूट दे सकती है, लाइसेंस प्रणाली में छूट दे सकती है। इस प्रकार से आधारभूत उद्योगों का विकास होता है संरक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश का पैसा देश में तर्क। देश का पैसा देश में तर्क से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, जब हम विदेशी वस्तुओं को देश में मंगाते हैं तो सीधा सा है देश का पैसा बाहर चला जाता है विदेशों में, उन वस्तुओं के माध्यम से उन वस्तुओं पर लाभ कमाया जाता है, वो लाभ भी बाहर चला जाता है। और सीधा सा है, जब विदेशी वस्तुएं आएंगी तो रोजगार किन को मिलेगा? विदेशी लोगों को, क्योंकि उन वस्तुओं का निर्माण विदेशों में हुआ है, तो देश का पैसा बाहर जाता है। लेकिन यदि उन्हीं वस्तुओं का प्रोडक्शन सरकार देश में करना प्रारंभ करवा दे, उन उद्योगों देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर दे, तो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन देश में हो जाएगा। अब जब देश में प्रोडक्शन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उत्पादन प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो इसका इफेक्ट होगा कि देश में रोजगार जनरेट होगा, रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, और उसका इफेक्ट होगा कि देश का पैसा देश में ही रह जाएगा। चाहे वस्तु की कीमत ज़्यादा भी है तो वो लाभ देश के उद्योगपति को मिलेगा और उद्योगपति उसको आय के रूप में श्रमिक को देंगे, यानी कि श्रमिक को श्रम के रूप में प्रदान करेंगे। तो ओवरऑल वो देश का पैसा कहाँ रह गया? रोटेशन में देश में रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये तर्क दिया जा सकता है कि यदि देश के उद्योगों को संरक्षण दिया जाता है तो उनमें उत्पादन कार्य प्रारंभ होगा और उस उत्पादन कार्य को करने के लिए लोगों को रोजगार मिलेगा,
और वो देश का पैसा सारा देश में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से संरक्षण देकर हम देश के पैसों को देश में ही रोक सकते हैं, देश की जनता के विकास में ही काम में ले सकते हैं, वो पैसा हमारा बाहर नहीं जाएगा। अगला देखते हैं हम रोजगार तर्क। रोजगार अभी मैंने आपको बताया था कि जब इस प्रकार से सरकार उद्योगों को संरक्षण देती है तो नए नए उद्योग स्थापित होने लगते हैं, और जो उद्योग हानि में चल रहे थे जिनको सरकार अब संरक्षण दे रही है, तो उन उद्योगों का भी धीरे धीरे विकास होने लगता है और उन उद्योगों में लोगों को रोजगार मिलेगा। धीरे धीरे देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और रोजगार की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार देश में लोगों का जीवन स्तर भी बढ़ेगा क्योंकि उनके रोजगार में वृद्धि हो गई है, उनकी इनकम में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से संरक्षण देने से देश में रोजगार में वृद्धि होती है। अगला देखिए भुगतान संतुलन तर्क। भुगतान संतुलन से क्या तात्पर्य हुआ? भुगतान संतुलन जब आयात और निर्यात के माध्यम से आयात देश के जब कम होंगे, जब देश के उद्योगों को संरक्षण दिया जाएगा तो सीधा सा है आयात कम हो जाएंगे, वो वस्तुएं देश में ही उपलब्ध हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी, उत्पादित हो जाएगी। तो जब ऐसी वस्तुओं का आयात कम किया जाएगा तो विदेशी मुद्रा हमारी बच जाएगी और देश का भुगतान संतुलन अपने आप फेवरेबल कंडीशन में हो जाएगा, पक्ष में हो जाएगा। तो इस प्रकार से देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान करके उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे आयात कम हो जाएंगे और देश का पैसा देश में रहेगा और भुगतान संतुलन हमारा फेवर में होगा। अगला देखिए राशिपातन तर्क। राशिपातन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। राशिपातन क्या होता है? राशिपातन का मतलब होता है कि जब एक देश अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए विदेशी बाजार में अपनी वस्तुओं की कीमतें कम कर दे, तो ये प्रक्रिया राशिपातन की प्रक्रिया कहलाती है। अब यदि किसी देश ने राशिपातन की प्रक्रिया अपनाई है तो उस देश की वस्तुएं फॉरेन मार्केट में कम हो जाएगी, वस्तुओं की कीमतें फॉरेन मार्केट में कम हो जाएगी। जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएगी तो अन्य वस्तुओं को प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। अब अपने देश के उद्योगों को इन प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए सरकार को संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा। जब सरकार अपने उद्योगों को इस प्रकार से संरक्षण प्रदान कर देती है तो देश की वस्तुओं की कीमतें भी कम हो जाएगी, उनकी लागतें कम आएगी और कीमतें कम हो जाएगी। अब देश की सरकार भी राशिपातन का सहारा ले सकती है, उनके राशिपातन को कैंसिल कर सकती है। जो अन्य देशों ने राशिपातन की नीति अपनाई है, जब हमारे देश की वस्तुओं की कीमतें भी उनकी तुलना में उनकी प्रतिस्पर्धा में कम हो जाएगी तो उनकी राशिपातन फेल हो जाएगी, राशिपातन की नीति असफल हो जाएगी और हमारी वस्तुओं की मांग अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से किसी भी देश की राशिपातन नीति को डिफीट करने के लिए, उसे असफल बनाने के लिए देश के उद्योगों को संरक्षण देना आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं प्राकृतिक साधनों का विदोहन तर्क। प्राकृतिक साधनों के विदोहन तर्क से क्या तात्पर्य हुआ? मैंने अभी आपको बताया था कि यदि देश में उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उनका विकास होना प्रारंभ हो जाएगा, उनमें प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाएगा। जब उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी तो उस उत्पादन में कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होना प्रारंभ हो जाता है। साथ ही इसके अलावा जब संरक्षण दिया जाता है तो देश का जितना भी प्राकृतिक कच्चा माल है वो सारा देश के उद्योगों के काम में आने लगता है। तो इसका इफेक्ट होता है देश का माल देश में ही काम आएगा और हमारे प्राकृतिक संसाधनों का फुल यूटिलाइजेशन प्रारंभ हो जाएगा, पूर्ण रूप से उपयोग होना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से संरक्षण के द्वारा हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का भी पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। अगला देखिए आत्मनिर्भरता तर्क। संरक्षण का सबसे बड़ा जो एक लाभ है वो है आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन मिलता है। यदि संरक्षण को नहीं अपनाया जाता तो इफ़ेक्ट होगा कि हम विदेशी वस्तुओं पर निर्भर हो जाएंगे और जब विदेशी वस्तुओं पर निर्भरता बढ़ जाएगी, विदेशी कंपनियां अपनी कीमतों को बढ़ा देगी तो हमें वो वस्तु लेनी ही पड़ेगी उनसे। लेकिन यदि उद्योगों को देश में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है, विदेशी वस्तुओं की जगह देश में ही वो वस्तुएं प्रोडक्शन होने लग जाती है तो आत्मनिर्भर बनेंगे, वो वस्तुएं हमें हमेशा देश में ही प्राप्त हो जाएगी। और यदि एक बार तो उनकी कीमत भी थोड़ी सी बढ़ जाती है तब भी वो देश का पैसा देश में ही रह जाएगा, इसलिए उसमें हानि कहीं पर भी नहीं है। तो इस प्रकार से देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। चूँकि देश में ही प्रोडक्शन हो रहा है तो रोजगार भी हमारे देश के भाइयों को मिलेगा। तो ये सीधा सा है कि देश का पैसा देश में रहेगा और हम स्वयं पर आत्मनिर्भर
हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इसका एक लाभ कहा जा सकता है। संरक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ाया जा सकता है, विदेशी निर्भरता को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, हानिप्रद वस्तुओं के आयात पर रोक का तर्क। देखिए, संरक्षण के फेवर में सबसे बड़ी बात हम ये कह सकते हैं कि जब देश के उद्योगों को संरक्षण दिया जाएगा तो आयात कम हो जाएंगे, और बहुत बार ऐसी वस्तुओं का आयात भी किया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा देश के लिए, समाज के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं, समाज के लिए जैसे वो वस्तुएं हानिप्रद है। जब आयातों पर प्रशुल्क लगा दिए जाएंगे, तटकर लगा दिए जाएंगे, उनका एक कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा, तो इसका इफेक्ट होगा कि बहुत हानिप्रद वस्तुएं हमारे देश में आयात नहीं हो पाएंगी और हमारे देश में लोगों को, व्यक्तियों को, नागरिकों को उससे हानि, उनके स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से संरक्षण से हमें ये फायदे, ये लाभ प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं संरक्षण के विपक्ष में तर्क। संरक्षण के विपक्ष में तर्क। देखिए, संरक्षण के विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं? उपभोक्ताओं को हानि। संरक्षण की से एक सबसे बड़ी जो हानि सामने आती है वो है, इससे उपभोक्ताओं को हानि होती है। किस प्रकार से हानि होती है? जब संरक्षण की नीति अपनाई जाएगी तो विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं हो पाएगा, और जब विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं हो पाएगा तो देश की वस्तुएं अधिक कीमत पर प्राप्त करनी पड़ेगी उपभोक्ता को। उपभोक्ता को उन वस्तुओं के लिए अधिक कीमत देनी होगी। एक तो उसका पसंद का दायरा कम हो गया, पहले से वस्तुओं की उपलब्धता कम हो गई, तो वो चूज़ नहीं कर पाएगा। चयन का जो एक क्राइटेरिया है, सीमा निर्धारित हो गई, वो इन वस्तुओं में से ही चयन कर सकता है। बहुत सारी वस्तुएं उसके पास अवेलेबल नहीं है, प्लस उसे उन वस्तुओं की कीमत भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं को हानि उठानी पड़ेगी, उनको उसी वस्तु के लिए ज़्यादा दाम, ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, तो उपभोक्ताओं को इससे हानि होती है। अगला देखिए, असंतुलित औद्योगिक विकास। संरक्षण के लिए सबसे बड़ा हम इसके विपक्ष में ये तर्क दे सकते हैं कि संरक्षण के कारण असंतुलित औद्योगिक विकास होता है। किस प्रकार से असंतुलन उत्पन्न हो जाता है? संरक्षण सामान्यतः ऐसे उद्योगों को ही दिया जाता है जो उद्योग हानि में चल रहे हैं, अकुशल हैं। अब जब हानिप्रद उद्योगों को या अकुशल उद्योगों को इस प्रकार से सरकार सहायता प्रदान करती है, तब भी वो विकास नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से जो कुशल उद्योग हैं, जिनको वास्तव में आवश्यकता है, उनका विकास नहीं हो पाता, बल्कि अकुशल उद्योगों में ही और ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है, विनियोजित हो जाता है। तो इस प्रकार से उद्योगों का विकास असंतुलित रूप से होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भ्रष्टाचार में वृद्धि। भ्रष्टाचार में वृद्धि से क्या तात्पर्य हुआ? देखिए, संरक्षण लेने के लिए उद्योगपति विभिन्न प्रकार से रिश्वत अपनाते हैं, ठीक है, रिश्वत देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से घूसखोरी अपनाकर या रिश्वत देकर अपने अपने उद्योगों को संरक्षण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो एक तरफ तो रिश्वतखोरी बढ़ी, घूसखोरी बढ़ी, दूसरी तरफ यह उद्योगपति राजनीतिक क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार फैलाते हैं, अपनी सरकार में भी वो इंटरफेयर करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है। अकुशल और ऐसे लोग जिनको आवश्यकता नहीं है, वो भी इस प्रकार की रिश्वत देकर संरक्षण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। तो इससे जो लोग वास्तव में जिनको आवश्यकता है, उन्हें इस प्रकार से किसी भी प्रकार की सहायता उपलब्ध नहीं हो पाती और सिस्टम में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। अगला देखिए, दुर्बल उद्योगों का पालन। सामान्यतः ये संरक्षण जो दिया जाता है वो ऐसे उद्योगों को दिया जाता है जो पहले से ही हानि में चल रहे हैं या अकुशल उद्योग है। अब ये तो एक तरीके से कहा जाता है कि ये दुर्बल, जो हानिकारक उद्योग, हानिप्रद उद्योग है, जो पहले से हानि में है, उनको पालना पोसना हो गया कि उनको और ज़्यादा आप पैसे देके, चूँकि वो पहले से हानि में है लेकिन वो किसी प्रकार का विकास नहीं कर पाएंगे, तो उनको एक सरकार ने असिस्टेंस दे दी है, सहायता दे दी है, लेकिन वो किसी भी प्रकार से अपना विकास नहीं कर पाते। और जैसे ही सरकार इस प्रकार की सहायता बंद कर देती है, वो फिर से हानि में चलना प्रारंभ हो जाते हैं और धीरे धीरे बंद हो जाते हैं।
तो ये तो एक तरह से दुर्बल उद्योगों का पालन करना कहलाता है। तो संरक्षण के विपक्ष में ये भी तर्क दिया जाता है कि इसके कारण दुर्बल उद्योगों को पैसा प्राप्त होता रहता है और उसका जैसे ही सहायता बंद की वो फिर से बंद हो जाते हैं। तो जो वास्तव में अच्छे उद्योग थे उनको ये सहायता प्राप्त करने से वो उद्योग वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकार में वृद्धि। संरक्षण के विपक्ष में हम एक तर्क ये दे सकते हैं कि इससे एकाधिकार में वृद्धि होती है। जिन उद्योगों को संरक्षण दिया है, सामान्यतः जो पूंजीपति घराने हैं वो इस प्रकार से संरक्षण प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं और अब वो अपनी वस्तुओं की कीमतें बढ़ा लेते हैं। चूँकि उनका एकाधिकार स्थापित हो गया है तो वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगे और इससे उपभोक्ताओं को भी हानि होगी और अर्थव्यवस्था में एकाधिकार को भी प्रोत्साहन मिलेगा। चूँकि विदेशी वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा करनी है नहीं तो सीधा सा है एकाधिकार बढ़ जाता है। नेक्स्ट देखिए, संरक्षण को हटाना असंभव। संरक्षण को हटाना वास्तव में असंभव होता है। यदि एक बार किसी भी प्रकार का संरक्षण दे दिया गया है, चाहे वो करों में छूट दे दी जाए या किसी भी प्रकार की ऋणों में रियायत दे दी जाए या अन्य कोई भी सहायता प्रदान कर दी जाए किसी भी प्रकार की, तो उस संरक्षण की पॉलिसी को वापस लेना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है और यदि किसी भी कारण से हटा भी लिया जाता है तो उद्योग फिर से बंद हो जाएंगे, वो अपना अस्तित्व कायम नहीं रख पाते। तो इस प्रकार से संरक्षण की पॉलिसी को एक बार अडॉप्ट करने पर उसे पुनः हटाना बिल्कुल कठिन कार्य हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, धन का असमान वितरण। देखिए, धन का असमान वितरण किस प्रकार से होता है। मैंने अभी बताया था, लोग घूसखोरी करके रिश्वत देकर अपने उद्योगों को संरक्षण दिलाने में सफल हो जाते हैं। तो इसका इफेक्ट होता है कि पूंजीपति और पूंजीपति हो जाते हैं। जनरली सरकार संरक्षण में उद्योगों को संरक्षण देती है, उद्योगों को किसी भी प्रकार की सहायता देती है और उद्योग पूंजीपतियों द्वारा लगाए जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो जनता का पैसा था करों के रूप में जो सरकार ले रही है उसका फ्लो पूंजीपतियों की तरफ हो जाता है संरक्षण के रूप में और पूंजीपतियों को सहायता मिलती है और वो पूंजीपति होते जाते हैं और उपभोक्ताओं का वैसे ही शोषण हो रहा है, उनको और ज़्यादा कर चुकाने पड़ रहे हैं। तो इस प्रकार से जो धन का एलोकेशन है, वितरण है, वो बिल्कुल असमान हो जाता है। गरीब और गरीब, धनी वर्ग और ज़्यादा धनी होता जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकुचन। देखिए, संरक्षण की पॉलिसी का एक सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकुचन होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संकुचन कैसे होगा? क्योंकि आयातों पर विभिन्न प्रकार के तटकर और प्रशुल्क लगा दिए गए हैं और साथ ही आप ये देखिए कि उस पर अब कोटा निर्धारित कर दिया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं हमारे पास हमें कम प्राप्त होती है। साथ ही अन्य देश भी बदले की भावना में, प्रतिकार की भावना के लिए अब अपने देश की वस्तुओं पर या दूसरे देश की वस्तुएं जो भी उनके देश में आयात हो रही है उन पर प्रतिबंध लगाएगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे आयात और निर्यात दोनों ही कम हो जाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार धीरे धीरे कम होता जाता है, उसका संकुचन हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, सरकारी राजस्व में कमी। देखिए, एक तरफ सरकार जब बहुत बड़ी मात्रा में प्रशुल्क लगाती है या तटकर लगाती है तो आयात कम हो जाते हैं। जब आयातों की मात्रा कम हो जाएगी तो सरकार को प्राप्त होने वाले करों की मात्रा भी कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से सरकारी राजस्व में कमी आ जाती है क्योंकि सरकार को पहले की तुलना में कम मात्रा में कर प्राप्त हो रहे हैं आयात करों के रूप में। तो इस प्रकार से सरकारी राजस्व में कमी हो जाएगी और जब सरकारी राजस्व में कमी होती है तो वो जनता के लिए अच्छा नहीं है, सरकार के लिए भी अच्छा नहीं है और वो सरकार का पैसा जो जन कल्याण पर खर्च होना था उसमें कमी हो गई है। तो इस प्रकार से संरक्षण के कारण सरकारी राजस्व में कमी भी हो जाती है। तो ये सारी बातें हम बता सकते हैं संरक्षण के विपक्ष में कि इन संरक्षण के कारण ये हानियाँ हमारे देश में उत्पन्न हो जाती है, ये बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं, संरक्षण की विधियाँ। संरक्षण की कौन कौन सी विधियाँ सामान्य रूप से अपनाई जाती है। देखिए, संरक्षण देने के लिए सरकार प्रशुल्क या तटकर की नीति अपना सकती है। प्रशुल्क या तटकर क्या होता है? जब सरकार विभिन्न देश की वस्तुओं पर आयात करने पर किसी भी प्रकार का कर लगा दे या ऊंची मात्रा में कर लगा दे तो वो कहलाता है प्रशुल्क या तटकर। अर्थात विदेशी वस्तुओं के आयात पर जब सरकार द्वारा कर लगा दिए जाते हैं तो प्रशुल्क या तटकर कहलाते हैं। ये तटकर किस आधार पर लगाए जा सकते हैं? वस्तुओं की मात्रा के आधार पर लगाए जा सकते हैं, नाप तोल के आधार पर लगाए जा सकते हैं, वस्तुओं की संख्या के आधार पर लगाए जा सकते हैं
या फिर हम बोल सकते हैं वजन के आधार पे लगाए जा सकते हैं, या ये बोल सकते हैं मूल्य के आधार पर लगाए जा सकते हैं कि वस्तु के मूल्य पर आप सरकार टैक्स लगा दे। तो ये इस प्रकार से प्रशुल्क किसी भी तरह से हो सकता है। वस्तु के मूल्य पे लगा सकती है कि 10% का टैक्स लगा दिया, या किस संख्या पे लगा दिया, जैसे कि अभी टीवी या फ्रिज, इस प्रकार की कोई वस्तु आयात की जा रही है तो फिर वो उसकी संख्या पर होगा कि कितने टीवी आए हैं, कितने फ्रिज आए हैं। ये वजन के आधार पे हो सकता है, सोना या चांदी वगैरह जो भी वस्तु है, एक एग्जाम्पल के लिए, तो यदि वो आयात की जा रही है तो उसके वजन के आधार पे लगा दिया जाएगा कि इतने वजन पे इतना टैक्स है। तो इस प्रकार से ये प्रशुल्क इन आधारों पर लगाए जा सकते हैं, वजन के आधार पर, नाप के आधार पर, माप संख्या के आधार पर, मूल्य के आधार पर। तो इस प्रकार से प्रशुल्क की संरक्षण की एक विधि है। अगला देखिए निर्यात सहयोग। निर्यात सहयोग से क्या तात्पर्य हुआ? संरक्षण यदि सरकार देना चाहती है बहुत बार अपने देश में, तो वो निर्यातों को प्रोत्साहित कर देती है। अपने देश के जितने भी निर्यातक हैं उनको निर्यातों में छूट दे दी, निर्यात पर करों में छूट दे दी, या निर्यात में के लिए निर्यात करने के लिए जो भी कच्चा माल उन्हें चाहिए वो आसानी से वो मंगा सकते हैं। तो इस प्रकार से निर्यात कार्य में सहयोग देकर भी सरकार क्या कर सकती है? संरक्षण को अपना सकती है, संरक्षण दे सकती है। तो ये संरक्षण की एक विधि हो गई। अगला देखिए मुद्रा का अवमूल्यन करना। मुद्रा का अवमूल्यन क्या होता है? जब देश की सरकार अपने देश की मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में कम कर दे तो ये क्रिया कहलाती है मुद्रा का अवमूल्यन करना। यानी कि हमारे देश की मुद्रा का मूल्य अन्य देश की मुद्रा की तुलना में कम हो चुका है, ठीक है ना। तो ये अवमूल्यन की क्रिया कहलाती है। देश में अभी तक 3 बार देश सरकार ने मुद्रा का अवमूल्यन किया है भारत में। तो इस प्रकार से मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? अपने निर्यातों को बढ़ाने के लिए। जब देश की मुद्रा सस्ती हो जाएगी तो विदेशों में वही वस्तुएं जो पहले अधिक मूल्य पर उपलब्ध थी लोगों को, वो अब कम मूल्य पर मिलने लगेगी, तो वो उनकी मांग ज़्यादा करेंगे, तो हमारे निर्यात भी बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार से मुद्रा का अवमूल्यन कर कर भी सरकार उद्योगों को संरक्षण प्रदान कर सकती है। सामान्यतः मुद्रा का अवमूल्यन अच्छा नहीं माना जाता, तो ये पॉलिसी बहुत कम अपनाई जाती है, बहुत ही कम समय पर अपनाई जाती है। देश में अभी तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हमारा देश की सरकार कर चुकी है कुल। तो इस प्रकार से मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ाने का एक बहुत ही, जिसको हम बोल सकते हैं, एक विधि है। अगला देखिए विनिमय नियंत्रण। विनिमय नियंत्रण से क्या तात्पर्य हुआ? यदि सरकार विदेशी मुद्रा के आवागमन पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण लगा दे कि आपने जितना भी निर्यात किया है उसका सारा जितनी भी मुद्रा प्राप्त हुई है विदेशी मुद्रा, वो आपको सरकारी खजाने में जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हो गया विनिमय नियंत्रण। या एक दर निर्धारित कर दे कि इससे ज़्यादा आप निर्यात मुद्रा प्राप्त करने पर आपको सरकार को देना पड़ेगा, और निर्यातों की दर निर्धारित कर दे। तो इस प्रकार से ये विनिमय दर निर्धारित कर दे एक, तो ये विनिमय नियंत्रण कहलाता है। विदेशी मुद्रा के रूप माध्यम से, इस विदेशी मुद्रा के रूप में इस प्रकार से सरकार नियंत्रण स्थापित कर सकती है कि विदेशी मुद्रा आपको सरकार से पूछकर ही उसका लेन देन करना होगा। ये भी संरक्षण की एक विधि है। अगला देखिए राजकीय व्यापार। राजकीय व्यापार से क्या तात्पर्य हुआ? जब कुछ वस्तुओं का व्यापार सरकार अपने हाथ में ले ले कि इन वस्तुओं का व्यापार केवल सरकार ही कर सकती है, आम आदमी उस निजी क्षेत्र में उसका व्यापार नहीं किया जा सकता, तो ये क्रिया राजकीय व्यापार कहलाती है। बहुत बार सरकार जन कल्याण के लिए बहुत सी वस्तुओं को अपने हाथ में ले लेती है। आपने देखा होगा देश में कुछ समय तक पहले तक बीमा, बैंकिंग जैसी क्रियाएं सरकारी हाथ में थी। तो ये सारी अपने इन क्षेत्रों को, किसी भी क्षेत्र को संरक्षण देने की एक विधि है कि सरकार उस क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं व्यापारिक या व्यापार से संबंधित, वो अपने हाथ में ले लें। तो ये राजकीय व्यापार भी संरक्षण की एक विधि है। किसी भी उद्योग को सरकार यदि बढ़ावा देना चाहती है तो उसे अपने संरक्षण में लेकर उसे संरक्षण प्रदान कर सकती है, अपने अधीन लेकर उसे संरक्षण प्रदान कर सकती है। सामान्यतः सरकार जन कल्याण के लिए इस प्रकार के कार्य करती है। अगला देखिए वैधानिक निषेध। वैधानिक निषेध से क्या तात्पर्य हुआ? जब सरकार कानूनन किसी चीज़ के आयात पर रोक लगा दे तो ये कहलाता है वैधानिक निषेध। तो इस प्रकार से सरकार क्या कर सकती है? किसी भी वस्तु के आयात पर कानूनी रूप से ही रोक लगा देती है, पर ये कम किया जाता है क्योंकि बदले में अन्य देश भी इस प्रकार की रोक लगा देता है। तो इस प्रकार से एक द्वेष की भावना
आपस में उत्पन्न हो जाती है, वैमनस्य की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इससे बचने के लिए सरकार इस तरीके को कम मात्रा में ही अडॉप्ट करती है, ये वैधानिक निषेध कहलाता है। सामान्यतः सरकार जितने भी मादक पदार्थ हैं उनके आयातों पर इस प्रकार का निषेध उपयोग में लाती है। अगला देखिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से क्या तात्पर्य हुआ? यदि जनता स्वयं जागरूक हो जाए कि हम अपने देश की वस्तु ही काम में लेंगे, स्वदेशी अपनाओ, विदेशी भगाओ, जब देश की जनता अपने देश की वस्तुओं को उपयोग में लेने लगे, उनमें देशभक्ति की भावना जागृत हो जाए, तो इस प्रकार से वो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेगी, तो अपने देश के उद्योगों को वैसे ही संरक्षण प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके भी अपने देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। तो ये सारी विधियाँ जिसमें प्रशुल्क या तटकर, निर्यातों में सहयोग करके, मुद्रा का अवमूल्यन करके, विनिमय नियंत्रण को अपना के, राजकीय व्यापार करके, सरकार द्वारा अपने व्यापार अपने अधीन लेकर, किसी भी प्रकार की वैधानिक निषेध उत्पन्न करके या विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करके देश के उद्योगों को संरक्षण प्रदान किया जा सकता है। वर्तमान समय में प्रत्येक देश की सरकार अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करती है, क्योंकि विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए देश के उद्योगों को संरक्षण आवश्यक है और संरक्षण को अपनाकर ही देश का आर्थिक विकास संभव किया जा सकता है। देश का आर्थिक विकास तीव्र गति से किया जा सकता है। वर्तमान जो विश्व में परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसमें आत्मनिर्भरता एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताया था कि आत्मनिर्भरता एक सबसे बड़ा आवश्यकता है। इस समय में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से संरक्षण को अपनाना, आत्मनिर्भरता को बनाए रखने के लिए संरक्षण को अपनाना भी आवश्यक हो जाता है। विशेष रूप से विकासशील और पिछड़े देशों के लिए अपने उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना बहुत ही आवश्यक है। तो इसी के साथ अपना ये टॉपिक कंप्लीट होता है, स्वतंत्र व्यापार बनाम संरक्षण। स्वतंत्र व्यापार हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, संरक्षण मैंने आपको आज बताया है। इसमें अब किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसमें पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी समय पर। इसी के साथ कोरोना के समय में स्टे होम, स्टे सेफ, ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।